आदाब नमस्कार। रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बंगाल में सबकी नजरें लगी हुई हैं। आज वोटिंग है और सुबह से लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के आगे देखने को मिल रही हैं। पहले दौर में 92% से ज्यादा मतदान हुआ है। क्या है इसके मायने, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरे दौर का मतदान जो चल रहा है, किन सीटों पर वोटिंग हो रही है और किस तरीके से चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी गई कि आखिरी दिन कलकत्ता में ममता बनर्जी ने 12 किलोमीटर का लंबा पद यात्रा प्लस मोटरसाइकिल में बैठ करके एक पूरी वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, प्रचार भी किया, सब्जी तक जाके खरीदी। तो प्रधानमंत्री मोदी हुगली नदी में फोटो खिंचवाते नजर आए। उनके भी कई रोड शो थे। अमित शाह वहां कैंप करके बैठे हैं। दोनों खेमे जो हैं अपनी अपनी दावे कर रहे हैं जीत के। और लगातार उसमें पुलिस प्रशासन और जो ऑब्जर्वर्स गए हैं उनके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो लोगों को हड़काते धमकाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के अलग से हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन बत्रा साहब, दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। पहले दौर में जबरदस्त वोटिंग हुई है। जरा दूसरे दौर में जहां जिन जिन इलाकों में पोलिंग हो रही है उनके बारे में बताइए। और समीकरण क्या कहते हैं। थैंक यू सौरभ। ये जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज जो ये पोलिंग हो रही है 142 सीटों पे 294 में से 182 में पोलिंग हो चुकी है। बाकी 142 सीटों पे हो रही है। ये वो इलाका है साउथ ईस्ट बंगाल का जिसे आप एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ मान सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के 2-3 जो स्ट्रॉन्ग इलाके हैं पूरे राज्य में, उसमें ये इलाका काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसमें ऐसे जिले आते हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा करती है। इसमें कलकत्ता है, इसमें हावड़ा है, इसमें हुगली है, इसमें नौदिया है, इसमें नॉर्थ 24 परगना है, इसमें साउथ 24 परगना है। और अगर जब हम डेटा जब इसका देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 साल से इस एरिया को डोमिनेट करती आ रही है कि ये 142 सीटों में एक बहुत बड़ा जो स्ट्राइक रेट है वो तृणमूल कांग्रेस का है। अब अहम बात यह है कि जैसे मैंने कहा कलकत्ता, हुगली, हावड़ा ये सब बीजेपी के इलाके, ये कांग्रेस तृणमूल के इलाके माने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बीजेपी ने पिछले 10 साल में अपनी पैठ बनाई। 10 बोलेंगे या 7-8 साल बोलेंगे। उसमें है नौडिया का जिला, जैसे कि उसमें है कुछ ऐसे इलाके नॉर्थ 24 परगनास के। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तृणमूल के पास खोने के लिए ज्यादा है। लेकिन बीजेपी को इस इलाके में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब आगे जब हम आगे जाएंगे मैं आपको उसके रिजल्ट्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा बिल्कुल। तो ये तृणमूल के स्ट्रांग होल्ड हैं इलाके, जैसे आपने कहा। इक्वेशन क्या है 2021 में 24 में, क्या इक्वेशन रहे यहाँ पर के। और जाहिर सी बात है टीएमसी के लिए हाई स्टेक्स है और टीएमसी ने अच्छा किया होगा 2021 में, तभी वो पूरी ताकत लगाए हुए। वैसे पूरी ताकत तो लगाए हुए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं। हूँ। आगे सौरभ ये कहते हैं कि पिछले 3 बार से तृणमूल का इस एरिया में इस फेज की सीटों में 80 से 90% स्ट्राइक रेट। तो सौरभ जब हम स्ट्राइक रेट देखते हैं, तीनों जो 3 फॉर्मेशंस मेन रही, पहले लेफ्ट भी थी और अब बीजेपी तृणमूल है, तो 2011, 16, 21 के आंकड़े हमारे सामने हैं। सौरभ अगर मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर्स बताऊं, 142 में से तृणमूल कांग्रेस 11 में 117 लाई, 16 में हम्म 125 लाई, 21 में 123 लाई। मतलब तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है इस इलाके में वो 80 से लेकर तकरीबन 90% तक रहा है इन 142 सीटों में। मतलब बहुत ही हम्म शानदार स्ट्राइक रेट रहा है पिछले 15 सालों में। अब बदलाव क्या हुआ? बदलाव बस एक हुआ कि 11 में जब लेफ्ट एक फोर्स थी, अभी भी एक डिक्लाइनिंग फोर्स थी लेकिन एक फोर्स थी, तब लेफ्ट और कांग्रेस ने 11 में तृणमूल के साथ चुनाव लड़ा था। तो वो 4 सीटें भी जो बिल्कुल कांग्रेस निकाली थी वो तृणमूल में जोड़ दीजिए आप, 121 मान लीजिए तृणमूल प्लस को। 20 सीटें 11 में बिल्कुल। लेफ्ट ने निकाली थी इस इलाके में। 16 में 17 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस ने निकाली थी। मतलब यहां पे तकरीबन 17 से 20 एंटी तृणमूल सीटें हैं। अब हुआ क्या, 21 हम्म तक आते आते वो सारी एंटी तृणमूल सीटें बीजेपी को चली। तो जो हम्म 20 सीटें 11 में लेफ्ट ने निकाली थी
वो 17 बनी लेफ्ट प्लस कांग्रेस 16 में, 21 में 18 सीटें बीजेपी। वही मूवमेंट हुआ है, विपक्ष में ही मूवमेंट हुआ है तृणमूल के। तृणमूल की अपनी सीटों में कोई खास गिरावट नहीं है, इनफैक्ट वो बढ़ी है। 121 2011 में तृणमूल का अलायंस लेकर आता है 142 में से, 16 में वो 125 हो जाता है और 21 में 123 हो जाता है। तो स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है तृणमूल कांग्रेस का इस इलाके में। और जो बीजेपी ने सीटें पिछली बार जीती भी हैं 21 में, मैंने आप जिक्र किया था, एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी बहुत अच्छा करती है, वो है नडिया का जिला। तो वो नडिया का जिला हम्म। ऐसा है, अगर बीजेपी 18 सीटें लेकर आई है 142 में से, तो उसमें से आधी सीटें, 9 सीटें वो नोडिया से ही लाई। हम्म। केवल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वो डोमिनेट, मतलब वो टक्कर दे रही है। हम अगली स्लाइड पे अगर जाएंगे तो हम बाय डिस्ट्रिक्ट वोट शेयर देख पाएंगे, क्योंकि इस फेज में, जैसे कि मैंने हम्म। जिक्र किया शुरू में, 5-6 जिले वोटिंग पे जा रहे हैं। तो जब हम अगली स्लाइड देखेंगे तो आप पाएंगे कि कलकत्ता जैसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत डिफरेंस है तृणमूल और बीजेपी का। अगर हम जी कलकत्ता में देखिए कितना डिफरेंस है, वो हरा बार तृणमूल का और जो फुल गेरुआ फुल बार स्क्रीन कर बीजेपी दीजिए। का। फुल स्क्रीन कर दीजिए। आप साउथ 24 में देखिए, साउथ 24 परगना में भी बहुत डिफरेंस है तृणमूल का और बीजेपी का। लेकिन आप देखिए सबसे कंपेटिटिव डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है इस इलाके में, वो नोडिया है, जिसमें हरा बार हम्म। जो है वो भी तकरीबन उतना ही है जितना गेरुआ बार। तो ये इलाका स्ट्रांग है। अगर बीजेपी को डेंट मारना है तृणमूल को, तो बीजेपी को इस इलाके में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बीजेपी के जो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो पहले फेज में चुनाव में जा चुके हैं। तृणमूल को यहाँ पे सीटें होल्ड करनी होंगी। अगर हम्म। तृणमूल यहाँ पे अपनी 125 सीटें होल्ड कर लेती है, तो इसका मतलब हम्म। उसको बाकी 152 सीटों में केवल 30 सीटें चाहिए 155 पार करने की, जबकि मैजिक फिगर 147 का है। बट हम 10 का बफर लेके चलते हैं आज के जमाने में। तो हम्म। आप मान के चलिए कि ये पावर हाउस है, पावर इंजन है तृणमूल का। अगर हम इस इलाके की डेमोग्राफी देखें सौरभ, तो यहाँ पर मुस्लिम और एससी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमने अगली स्लाइड पे इसका जिक्र किया है कि अगर आप इस इलाके का मैप देखेंगे, तो हालांकि मैंने आपसे एक बात कही थी कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम्स बहुत भारी संख्या में है, 50% एक्सेट्रा। लेकिन ये भी एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम्स ठीक ठाक संख्या में है, मतलब वो 25% 50% के बीच की रेंज का जो कैटेगरी होता है ना, वो है। तो यहाँ पे आप हम्म। उनको डिस्काउंट नहीं कर सकते। साथ में बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो बना है पिछले 8-9 साल में, मथुआ, ये हम्म। मथुआ बेल्ट है। और हम्म। अगर हम एक स्लाइड स्विच करें अगली, तो जब 2019 में बीजेपी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी आज तक, थोड़ा इसको एक्सपैंड करेंगे, तब आप देखिए इस बेल्ट में बीजेपी ने मथुआ बेल्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वो जो गेरुआ देख पा रहे हैं आप साउथ ईस्ट में, लेकिन 21 हम्म। तक आते आते ममता बनर्जी ने उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी वो बेल्ट बीजेपी के साथ रही। और 24 के लोकसभा में बीजेपी की बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी वो बेल्ट बीजेपी के साथ रही। जो साउथ वेस्ट की बेल्ट है, जंगल महल वगैरह, वो बीजेपी के लिए घटता जा रहा है ओवर टाइम। लेकिन ये जो बेल्ट है मथुआ बेल्ट, हालांकि छोटा बेल्ट है, ये बीजेपी के साथ रहा है पिछले 5-6 साल में। बट इट्स नॉट बिग इनफ एज ऑफ नाउ। अपने अभी के स्वरूप में ये वो लॉयल वोट बेस है, लेकिन उसकी सीटें इतनी नहीं है कि वो डेंजर पोज कर पाए तृणमूल को अपने आप में एज ऑफ टुडे। तो अगर बीजेपी हम्म। को अच्छा करना है तो उनको कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना ऐसे इलाकों में और डेंट मारना पड़ेगा। और शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस फेज में बीजेपी के लिए। एक आखिरी चीज है, हम्म। मैं बताऊंगा कि एक एक्स फैक्टर क्या है इस फेज में, बट उसके पहले आपके सवाल। जी बिल्कुल। ये जो आपने बताया है, ये तमाम इलाके, मथुरा वाला इलाका है जो बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे खासे वोट मथुरा लोगों के भी कटे हैं। और जो 27 लाख वोट जो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता करके जो वोट काटे गए हैं, उनका भी एक बहुत काउंटर असर हम देख सकते हैं कि वो होने की संभावना है। बत्रा साहब, ये जो वोटर्स हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी कभी बंगाल में 2021 से पहले बहुत बड़ी फोर्स नहीं रही जो बन करके उभर रही है, और जिस तरीके से बीजेपी मेहनत कर रही है, और वहां पर अमित शाह के सबसे ट्रस्टेड आदमियों में से एक सुनील बंसल, जो 2017 में बीजेपी को जिताने यूपी।
की एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। फिर उड़ीसा में बीजेपी को जिताने में, और अब उनको बंगाल का इंचार्ज बनाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्टेड अनुभवी आदमी वहां बैठाया, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने मेहनत की है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बत्रा साहब, आप बंगाल जाते रहे हैं, हम लोग इस बार तो नहीं गए, लेकिन हाँ 2024 के इलेक्शंस में जाते रहे हैं। आपको लगता है कि वो जो हिंदुत्व वाला फैक्टर है, कि ममता बनर्जी मुस्लिम्स की पार्टी है और मुसलमानों माइनॉरिटी अपीजमेंट करती हैं वगैरह वगैरह, ये कार्ड इस बार भी चल सकता है? चल तो रहा है, मतलब चलाया भी जा रहा है। अगर आप सीएसजी का डेटा देखें पिछली बार का, आप पाएंगे कि नॉन मुस्लिम समाज, मतलब हिंदू समाज जितने भी हैं, उसमें हम्म। बीजेपी ने काफी सेक्शंस में अच्छी लीड पाई थी, और खासकर पुरुषों में। पिछली बार ममता बनर्जी को बचा, जो मतलब उनको इतनी रिजाउंडिंग विक्ट्री मिली, तो उसमें मुस्लिम्स तो मतलब एक तरफा तकरीबन 75% उनके साथ रहे, लेकिन हिंदुओं में महिलाओं ने उनका समर्थन बहुत, खासकर दो ऐसे हम्म। ग्रुप्स थे, जनरल कैटेगरी और एसटी, जहां महिलाओं ने पुरुषों से अलग वोट दिया। पुरुषों ने प्रेफर किया बीजेपी को, महिलाओं ने प्रेफर किया तृणमूल कांग्रेस को। तो ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, ये बिल्कुल हो रही है, अलग अलग स्वरूप ले लेती है। कभी ये घुसपैठियों का स्वरूप ले लेती है, कभी ये डायरेक्ट एकदम जिसे कहते हैं रामनवमी वाला जो कॉन्फ्रंटेशन है वो स्वरूप ले लेती है, कभी ये लॉ एंड ऑर्डर का स्वरूप ले लेती है कि देखिए आपके खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं, और ये जो यूपी में टेम्पलेट देखा था, वो क्राइम करने वाली कम्युनिटी एक स्पेसिफिक है, वो है या नहीं वो मैं नहीं जानता, बट उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर वो है तो भी उसको एक तरीका लॉ एंड ऑर्डर का होता है, और अगर वो नहीं है फिर तो ये बिल्कुल ही गलत है। बट ये एक तरीका है प्रोजेक्ट करने का चीजों को। मैं फिर भी ये कहूंगा कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा घुसपैठ का प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। बट मेरा पॉइंट मैंने आपके पहले भी शो में कहा है कि ये इमोटिव, मेजोरिटी इमोटिव इश्यूज है, मेजोरिटी, मैं सारे नहीं कह रहा, हम्म। काफी सारे रियल इश्यूज भी हैं। बंगाल में मुझे लगा था इस बार एक इकोनॉमिक रीसेट की बात होगी, कि हम इंडस्ट्री कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएंगे, नौकरियां कैसे लगेंगी, इतना प्रतिभावान हमारा राज्य है। बट हम फिर से उन बेस मुद्दों पे आ गए हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा नहीं तो बत्रा साहब, दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता जो है। नौकरी, इंडस्ट्री, इन सब की बातें विपक्ष करेगा ना भाई, विपक्ष को ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे ना ममता बिल्कुल बनर्जी बिल्कुल। के खिलाफ। नहीं आप तो ममता, विपक्षी हाँ, घुसपैठ घुसपैठ मुसलमान और ये सब सारे मुद्दे उठाएगा, तो फिर उन्हीं मुद्दों पर काउंटर पोलराइजेशन होगा, उन्हीं मुद्दों पर जवाब आरोप प्रत्यारोप हो गए। तो नौकरी की तो बात विपक्ष को करनी चाहिए, जो नहीं कर रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग आप देखते हैं लेफ्ट और कांग्रेस के लिए, कहीं कुछ आंकड़ों में आपके, कहीं कुछ उनके लिए भी कुछ एक गुड न्यूज हो, या फिर वो बिल्कुल ही इस बार पिछली बार की तरह वाइप आउट हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे? देखिए सौरभ, मैं बताऊं आपको, जो ये लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बैंक है, पिछली बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 10% के आसपास था। इस बार तो वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो वो बिल्कुल। 10% में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आम, आधा आधा मान के चलिए, आधा माइनॉरिटी वोट था, आधा हिंदू वोट था। बिल्कुल। ठीक है। तो और उसमें भी देखिए, माइनॉरिटी वोट कहाँ जाएगा तीसरी शक्ति को, जहां माइनॉरिटी वोट को पता है कि हमारे वोट इनको डालने से बीजेपी को फायदा नहीं होता। तो वो मालदा मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में, जहां 60-70% अगर मुस्लिम है, तो वो कहे भाई अगर हम थोड़ा बट भी जाएं तो हम, आना तो कांग्रेस या तृणमूल का व्यक्ति है या लेफ्ट का व्यक्ति। हम्म। जो हिंदू वोट है वो कैंडिडेट के बेसिस पे, कुछ पुराने ढांचे के बेसिस पे होता है। तो सीट कन्वर्जन कितनी अच्छी हो सकती है ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी वोट टैक्टिकल सीटों पे इनके पास नहीं जाएगा, लेकिन शायद मालदा हम्म। मुर्शिदाबाद की कुछ सीटों पे, जहां पे चॉइस है कि आप तृणमूल ले सकते हैं या कांग्रेस ले सकते हैं या लेफ्ट ले सकते हैं, शायद वहां पे अगर विभाजन होता है वोटों का, तो एक कुछ सीटें इनको मिल सकती हैं। पर जहां कड़ी टक्कर है बंगाल में तृणमूल और बीजेपी के बीच, और एकदम कमिटेड वोट बेस पोलराइज हो गया है कि भाई या तो तृणमूल या नो तृणमूल, तो नो हम्म। तृणमूल वोट मेजोरिटी बीजेपी को जाए। उनको भी पता है हम्म। कि लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देना शायद उस पार्टी पर बेट करना नहीं है जो सत्ता में इस बार आ सकती है। तो इनका तो वोट मत शेयर बना रह सकता है, कुछ सीटें भी कन्वर्ट हो सकती है। बट अगर हम ये सोचे कि जो ये शून्य पे थे पिछली बार सीटों में,
सडनली ये 20-25 पे आ जाएंगे मिला के भी, वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है। और अच्छा, अगर ये गेन करते हैं वोट शेयर में लेफ्ट और कांग्रेस, तो ये दिलचस्प होगा कि ये किस समुदाय से गेन कर रहे हैं। अगर ये वो तो दिलचस्प अगर होगा। जी, काफी दिलचस्प होगा। और जो आपने जिक्र किया कि देखिए विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, मैं सहमत हूं इस बात से। और जब विपक्ष इमोटिव इशू उठा रहा है तो सरकार भी आगे फिर इमोटिव इशू जवाब दे रही हो, बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कह दूं कि अलग अलग नैरेटिव अलग अलग लेयर्स पे चल रहे हैं सौरभ। शहरों हम्म। में फीमेल रिजर्वेशन, शहरों में आरजी कर का केस, लेकिन गांव में ना सोशल स्कीम्स हैं, डिलीवरी है, अलग मुद्दे हो जाते हैं। गांव में आपके बिल्कुल। डेली सर्वाइवल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के मुद्दे हो जाते हैं। गांव में आप तब तक घुसपैठ जैसे मुद्दों को नहीं लोगों के दिमाग में डाल सकते जब तक आप उसको किसी रियल इशू से कनेक्ट ना कर पाए। तो जो हम्म। अगर मान लीजिए किसी इलाके में घुसपैठ हुई है और वहां के लोकल लोग सही में परेशान है, आपका मुद्दा चल जाएगा। मान लीजिए हम्म। किसी इलाके में सही में ऐसा कोई क्राइम हुआ है जहां कोई व्यक्ति ऐसा इन्वॉल्व है किसी समुदाय से, वहां पे प्रोजेक्शन चल जाएगी। और खासकर तब चलेगी अगर ये भी प्रूव हो जाए कि जो लोकल तंत्र है वो उसको संरक्षण दे रहा है, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन गांव में अगर आप 200 किलोमीटर दूर कोई इंसिडेंट हुआ, उसकी आप एक झांकी बना के दिखा रहे हैं कि देखिए देखिए ये हुआ है, ये हो जाएगा, वो असर कम होता जाता है। बिकॉज गांव के अपने प्रेसिंग ब्रेड एंड बटर इश्यूज पहले आ जाते हैं। तो जहां सिक्योरिटी एक्चुअली इशू है वहां तो ये चलेगा, लेकिन जहां सिक्योरिटी इशू अभी तक नहीं बना है वहां वोटर कुछ और सोच रहा है। शहरों में क्या है, और ये मेरी थीसिस काफी समय से मैं सेम बात बोल रहा हूँ, शहरों में खासकर भारतीय शहरों में जहां पे वोटर्स ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है कि भैया सरकारी स्कूल से क्या लेने देना, सरकारी अस्पताल से क्या लेना देना, हमारे पास तो सब प्राइवेट है, हमें सड़क मिल जाए और सुरक्षा मिल जाए, बस काफी है। तो वहां पे उनको मापदंड, उनको मापने के सरकार को मापने के आयाम ही कम हो चुके हैं। तो जब तक हम्म। सरकार इनमें से किसी में फेल नहीं होती, तब तक उस वोटर को आइडियोलॉजी के नाम पर कन्विंस करना ज्यादा आसान। भाई दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ हमने सुना ना कि एक्चुअली सबसे ज्यादा इजी इन्फ्लुएंस करना होता है आइडियोलॉजिकली वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को, जो ना मोहल्ला क्लिनिक जा रहा था, ना सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, ना सरकारी अस्पताल में जा रहा था। बट जैसे ही आप नीचे झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में जाते हैं वो डिमांड करते हैं परफॉर्मेंस बताइए, क्योंकि उनकी तो एग्जिस्टेंस आप पे डिपेंड करती है। सो दे आर बिल्कुल। हार्डर टास्क मास्टर्स। तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और बंगाल majority रूरल इलाका है, majority रूरल इलाका है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टफ है बीजेपी के लिए। बट एक आखिरी एक्स फैक्टर जो आपने शायद फासिंग में जिक्र किया था, आखिरी जो हमारी स्लाइड है वो जो एसआईआर वाली बात है कि इस इलाके में सौरभ एसआईआर का इम्पैक्ट देखिए, इसको अगर हम जूम करें, जो गुलाबी इलाका है फेज 2 का, उसी में जी। दायां मैप देखिए, उस गुलाबी में कितना गेरुआ है दाएं मैप में। गेरुआ का मतलब कि वहां ज्यादा डिलीशन हुए हैं जो डेथ से रिलेटेड नहीं है, जो ये एडजुडिकेशन वगैरह में फंस गए या कागज में फंस गए। आपने बहुत बेहतरीन बात बोली कि ये सारा गेरुआ मुसलमानों का नहीं होगा, इसमें हिंदू मतुआ भी होगा, और वो नाराज बिल्कुल। होगा हिंदू मतुआ, लेकिन मुसलमान भी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस इलाके में ऐसा नहीं है मालदा मुर्शिदाबाद की तरह 50% के ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है, लेकिन है वो 25% है, 30% है। अगर वहां पे कटाई हुई है तो इसका इम्पैक्ट फिर ममता बनर्जी को नेगेटिव पड़ सकता वो नेगेटिव पड़ सकता नहीं, हुई है ज्यादातर जो डिलीशंस हैं वो ममता बैनर, वो मुसलमानों के ज्यादा हैं। नंदीग्राम की बात की थी पिछली बार हम लोगों ने, है। आपने की थी बिल्कुल। क्योंकि कि वहां पे 95% जो डिलीशंस हैं मुस्लिम्स के हुए हैं। ममता बनर्जी का भी भविष्य आज तय हो रहा है, वो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो उनके सामने है बीजेपी के, वो नंदीग्राम से लड़ रहे हैं। तो दोनों की आपस में टक्कर है। तो हमें लगा कि इन सब चीजों के बारे में बताएं, और कुछ कुछ जगहों से मारपीट की और भी खबरें आई हैं, वो हम तफसील से तो कुछ देर बाद आपको बताएंगे डिटेल में। हमें लगा कि एक ओवरव्यू आपको देना चाहिए, बाकी जब एग्जिट पोल्स आएंगे उस पर भी हम लोग बत्रा साहब के साथ मिलकर के चर्चा करेंगे। तब तक द रेड माइक को आप देखते रहिए, तमाम दूसरी खबरें भी लगातार जा रही हैं। बत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और और फिर एग्जिट पोल सौरभ, वाले हाँ, और जी, 4 मई को जुड़िए हमारे साथ सबसे तेज नहीं सबसे सटीक विश्लेषण के लिए। सबसे सटीक विश्लेषण के लिए। तेज वाला काम हम नहीं है, हम लोग थोड़ा राहुल द्रविड़ टाइप काम करते हैं। हम सहवाग स्टाइल ऑफ क्रिकेट में भरोसा नहीं रखते हैं, वो भी अच्छी बात है।
जहाँ आपको देखना है वहाँ देखिए, लेकिन अगर आपको भरोसा चाहिए, तो वो हमारे पास आइए। हमें देखने के लिए फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया।